साल 2023 छत्तीसगढ़ का अभनपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ एक ऐसा चुनावी नतीजा आया जिसने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल सीधा सा है, एक मजबूत, एक स्थापित नेता महज 5 सालों के अंदर एक बड़े अंतर से चुनाव कैसे हार सकता है? आज हम इसी चुनावी पहेली की तह तक जाएंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले इस राजनीतिक पहेली को समझेंगे, फिर अभनपुर की जमीन और वहां के लोगों की आवाज सुनेंगे। इसके बाद आंकड़ों की कहानी जानेंगे, चुनावी मैदान के चारों किरदारों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए शासन का सही रास्ता क्या हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो क्या है? वो ये है कि एक ऐसा नेता जो लोगों के बीच सालों से काम कर रहा हो, जिसका एक लंबा राजनीतिक सफर हो, उसे इतनी बड़ी और इतनी निर्णायक हार का सामना आखिर क्यों करना पड़ा? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के केंद्र में ले जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे अभिनवपुर के लोगों के बदलते समीकरण, उनकी उम्मीदें और शायद उनकी नाराजगी छिपी है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक संदेश भी है। इससे पहले कि हम आंकड़ों में और गहरे उतरें, आइए एक नजर डालते हैं अभनपुर पर। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दिल में बसा ये क्षेत्र सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये वो जमीन है, वो मिट्टी है जहां जाति, विकास और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों की राजनीति हर दिन एक नया रूप लेती है। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों को समझना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम अभनपुर के मतदाताओं को समझने की कोशिश करते हैं, जिनकी उंगलियों पर इस चुनाव का पूरा भविष्य टिका था। यहाँ का सामाजिक ताना बाना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ साहू समुदाय की लगभग 1/3 आबादी है, जो किसी भी उम्मीदवार के लिए एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 26% अनुसूचित जाति की आबादी है, जिनकी अपनी उम्मीदें और अपनी प्राथमिकताएं हैं। ये समीकरण किसी भी चुनावी लड़ाई को बहुत जटिल बना देता है। और अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 83.4%। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये 2023 के चुनाव में हुआ मतदान है, राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा। ये दिखाता है कि अभनपुर के लोग अपने भविष्य को लेकर चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। वे बेहद सजग और जागरूक हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। भारी मतदान उदासीनता का नहीं, बल्कि सुने जाने की उम्मीद का प्रतीक है। इसका मतलब साफ है कि लोग सिर्फ एक रस्म निभाने के लिए वोट डालने नहीं निकले थे, वो एक संदेश देना चाहते थे। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन है, जहां हर नागरिक अपनी गरिमा और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखता है। तो जब इतने सारे लोग अपनी आवाज उठाने के लिए घर से बाहर आए, तो उन्होंने नतीजों के जरिए क्या कहा? इसका जवाब हमें आंकड़ों में मिलता है। चलिए अब 2023 के जनादेश की कहानी को वोटों की जुबानी समझते हैं। यहाँ तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। भाजपा को मिले 52% वोट, जबकि कांग्रेस 43.3% पर ही रुक गई। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये लगभग 9% का एक बहुत बड़ा और सीधा अंतर था, जो चुनावी राजनीति में एक निर्णायक जीत मानी जाती है। और ये अंतर सिर्फ प्रतिशत में नहीं, बल्कि असली वोटों में भी बहुत बड़ा था। 15,553 वोट। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 15,553 लोगों का एक स्पष्ट और बुलंद संदेश था कि वे मौजूदा हालात से खुश नहीं थे और एक ठोस बदलाव चाहते थे। और ये स्लाइड ये अभनपुर की राजनीतिक नब्ज को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए 2003 और 2008 में मुकाबला कितना करीबी था, बस 1 या 2% का फर्क। लेकिन फिर 2018 में कांग्रेस के पक्ष में 14% से ज्यादा की एक जबरदस्त लहर आती है, और फिर महज 5 साल में पासा बिल्कुल पलट जाता है। 2023 में भाजपा 8.7% की बढ़त ले लेती है। ये साफ दिखाता है कि अभनपुर का मतदाता किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे? देखिए, इतने बड़े बदलाव की कोई एक वजह नहीं होती। इसे समझने के लिए हमें इस चुनावी लड़ाई को 4 अलग-अलग नजरियों से देखना होगा। हम इसे देखेंगे वोटर की नजर से, उम्मीदवार की, पार्टी की और आखिर में उनके प्रतिद्वंद्वी की नजर से। सबसे पहले बात करते हैं मतदाता की। मतदाताओं के मन में कश्मकश चल रही थी। हाँ, उन्हें बेहतर सड़कें और पहले से ज्यादा बिजली तो मिल रही थी, लेकिन जब वो बाजार जाते थे तो बढ़ती महंगाई उनकी जेब पर भारी पड़ रही थी। जब उनके बच्चे नौकरी ढूंढते थे तो उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता था, और दिन के आखिर में पेट की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता
विकास के दावों पर भारी पड़ गई। अब आते हैं उम्मीदवार के नजरिए पर। मौजूदा विधायक की उम्र 71 साल थी। अनुभव एक बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन आज की तेज रफ्तार राजनीति में ये एक चुनौती भी बन सकती है। युवा वोटरों से जुड़ने के लिए जिस डिजिटल और सोशल मीडिया की समझ चाहिए, शायद वहाँ एक कमी रह गई। प्रचार के पुराने तरीके नई पीढ़ी के वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने में शायद उतने कारगर साबित नहीं हुए। अच्छा, पार्टी के स्तर पर क्या हुआ? कांग्रेस को अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत भरोसा था और कागज पर ये योजनाएं बहुत अच्छी थी भी, लेकिन शायद पार्टी जमीनी स्तर पर लोगों को ये विश्वास दिलाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई कि इन योजनाओं का फायदा सही मायनों में उन तक पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचता रहेगा। एक अच्छी नीति और उसके सफल होने के बीच भरोसे की एक कड़ी होती है जो शायद कमजोर पड़ गई। और आखिर में देखते हैं कि प्रतिद्वंदी ने क्या सही किया। भाजपा ने सिर्फ राज्य भर में चल रही एक लहर का फायदा नहीं उठाया, उन्होंने जमीन पर अपने संगठन को बहुत मजबूत किया और एक बहुत ही असरदार कहानी बनाई। उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं पर सीधे सीधे हमला नहीं किया, बल्कि उनकी डिलीवरी पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे वोटरों के मन में एक संदेह पैदा हो गया। तो ठीक है, हमने हार के कारणों को तो समझ लिया, लेकिन किसी भी विश्लेषण का मकसद सिर्फ हार की वजह ढूंढना नहीं होता, बल्कि भविष्य में जीत का और उससे भी ज्यादा बेहतर सेवा का रास्ता तैयार करना होता है। तो चलिए अब एक ऐसी रणनीति पर नजर डालते हैं जो अभनपुर के लिए एक रोड मैप हो सकती है। ये स्लाइड बहुत सीधे तौर पर हर समस्या का समाधान बताती है। अगर उम्र ज्यादा होने की वजह से युवाओं से एक दूरी महसूस हो रही है, तो इसका समाधान है डिजिटल पहुंच को बढ़ाना। अगर अभियान की रफ्तार धीमी पड़ रही है, तो अपने पारंपरिक वोट बैंक से बाहर निकलकर नए लोगों तक पहुंचना होगा। यहाँ हर कमजोरी को एक ताकत में बदलने का एक ठोस एक्शन प्लान है। और ये है एक टाइमलाइन पर आधारित योजना। सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। चुनाव से 90 दिन पहले ही जमीनी काम शुरू हो जाना चाहिए, बूथ कमेटियों और व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ। 60 दिन पहले अभियान को पूरी ताकत से लॉन्च करना होगा, घर घर जाकर संपर्क साधना होगा। ये एक व्यवस्थित तरीका है जो आखिरी मिनट की अफरा तफरी से बचाता है। और आज के दौर में जमीनी लड़ाई के साथ साथ डिजिटल लड़ाई जीतना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब है क्षेत्र के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, ताकि संदेश सीधा लोगों तक पहुंचे। वहां की लोकल बोली में छोटे छोटे वीडियो बनाना जो लोगों को अपनेपन का एहसास कराएं। और सबसे जरूरी, फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए एक फैक्ट चेक टीम का होना। ये आधुनिक चुनाव लड़ने का तरीका है। अब हम चुनावी गणित और रणनीतियों से थोड़ा ऊपर उठकर शासन के असली मकसद पर बात करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जनादेश का, किसी भी मैंडेट का असली मकसद क्या होता है? सारी बातें आकर एक ही जगह रुकती हैं, जनता का विश्वास। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये विश्वास तब बनता है जब नेता अपने वादों को जमीन पर उतारते हैं, जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनके जीवन में सच में कोई अच्छा बदलाव आ रहा है। और ये विश्वास सम्मान की नींव पर टिकता है, हर एक नागरिक की गरिमा का सम्मान और उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा का सम्मान, जैसा कि भारत का डेटा संरक्षण कानून भी हमें याद दिलाता है। और हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पर खत्म करना चाहेंगे, क्या राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने की एक दौड़ है, या ये जनता की सेवा करने का एक पवित्र अनुबंध है? इसका जवाब हर नेता और हर नागरिक को अपने आप से पूछना होगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 800-204-14-102 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।